और जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। खिली खिली सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ और दुआ भी यही है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं हों खैरियत से हों और कामयाब जिंदगी गुजारने की आप लोग कोशिश कर रहे हों। हम में से हर कोई ये चीज़ चाहता तो है कि वो कोई ना कोई इरादा करे या कामयाबी उसका मुकद्दर ठहरे जब भी वो किसी चीज़ के बारे में सोचे। लेकिन हमारी जो रियल लाइफ होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। हमें महीनों की इवन 2 के सालों की मेहनत करना पड़ती है। अपने मकसद के हसूल में कई दफ़ा हमें नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। हमारी कामयाब जिंदगी के पीछे कई नाकामियों का भी अहम किरदार होता है। अगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो जनाब तारीख हमें सिखाती है कि नाकामी के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और एक मारूफ कहावत भी है जो हमने कहीं ना कहीं सुन रखी होती है कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। और इस मारूफ कहावत के अल्फाज का असल जो मफहूम समझने की कोशिश बहुत ही कम लोग करते हैं। और जो लोग कामयाबी की सीढ़ी की अहमियत को पा लेते हैं ना, तो कामयाबी आगे बढ़कर उन्हीं के कदम चूमती है। और जो लोग इस राज को नहीं जान पाते हैं, कामयाबी उनके लिए कभी ना हासिल होने वाली मंजिल बनकर रह जाती है। तो इसलिए जनाब अगर हम सब चाहते हैं कि हम कामयाब हों और जिंदगी में कामयाबी हासिल करें, तो अपनी मंजिल के रास्ते में आने वाली जितनी भी नाकामियां हैं उनसे हम लोगों ने सबक ज़रूर सीखना है। जो उनमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस की हुई होती है, कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हुई होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है अपनी जो रियल लाइफ होती है। ये नहीं है कि उन नाकामियों को लेकर हम लोग बैठ जाएं और आगे जो हमारी मंजिल है हम उसको और भी ज़्यादा कठिन बना लें। तो इसलिए उन नाकामियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि वही रुक जाना चाहिए। अब इसी पैगाम के साथ हम भी आगे बढ़ जाते हैं। और जिस तरह मैं बात कर रही थी मौसम के हवाले से, तो मौसम में बरसात अपने अरूज पर है। और जब ये मौसम आता है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है, जिनमें नज़ला, जुकाम, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा समेत कई बीमारियां शामिल होती हैं। और आजकल तो डेंगू भी सर उठा रहा है। उसके साथ साथ आपको पता है कि कोरोना के वार भी जारी है। तो ऐसे में जो कुव्वत मुदाफ़त है उसको बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मजबूत मुदाफ़ाती निज़ाम आपको आम बीमारियों के साथ साथ जो ख़तरनाक वायरसेस होते हैं उनसे भी बचाता है। तो कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल किया जाए। बिलखसूस नाश्ते का ख्याल हम लोगों ने बड़ा रखना है, क्योंकि एक अच्छा नाश्ता आपको दिन भर के जो उमूर हैं वो अंजाम देने के लिए ताकत तो बख्शता है। इसके साथ साथ जो माहिरीन है उनका कहना है कि नाश्ता हमेशा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और एक जगह हम लोग ये पढ़ते भी हैं कि हमेशा नाश्ता जो है वो बादशाह की तरह करना चाहिए, हमारा लंच जो होता है वो वजीर की तरह होना चाहिए और डिनर जो होता है वो फकीर की तरह हो। लेकिन हम जो है यहाँ पे उल्ट करते हैं कि नाश्ता हम लोग जी भर कर नहीं करते हैं और जो हमारा रात का खाना है वो हम लोग पेट भर कर खाते हैं। तो अक्सर लोग ये भी नहीं जानते कि नाश्ते में हमने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से हमारी जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बढ़ सकती है और दिन भर हम लोग एक्टिव रह सकते हैं। और किन चीज़ों का नुकसान जो है वो नाश्ते में करने से हमारी सेहत के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो आजकल जैसा मौसम चल रहा है इसमें नाश्ते में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर आज रहनुमाई लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मारिया नदीम खान है जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर मारिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपके? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मारिया, सबसे पहले तो बताइए नाश्ते के हवाले से, मतलब हर कोई यही कहता है कि सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करना भी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से लोग हैं सुबह का नाश्ता ही स्किप कर देते हैं। वो जल्दी जल्दी ऑफिस जाना होता है, जैसे मैंने भी सुबह ऑफिस आना होता है तो मेरा भी जो फर्स्ट मील होता है वो स्किप हो जाता है। तो कितना ज़रूरी है फर्स्ट मील लेना? बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आप लोगों ने चूज़ किया है और इसके ऊपर डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। हमेशा हम एक चीज़ सुनते हैं कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। एग्जैक्टली, हाँ। बस इसको एक लाइन तक महदूद ना रखें, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक स्किपिंग की बात आ रही है तो मैं तो ये कहती हूँ कि लंच आप बेशक स्किप कर दें, लेकिन आप ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट जो है वो लेना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगाएं कि ब्रेकफास्ट यानी कि यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। आपकी वो जो सारी रात का एक फाका था जो आप रात को खाने के बाद सो गए थे, उसको आपने बेसिकली ब्रेक करना है, तोड़ना है। ठीक और है। वो बड़े एहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से तोड़ना है और उसको बड़े न्यूट्रिशियस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो उसमें आपकी जो चॉइसेस इन ब्रेकफास्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
फिर टाइमिंग्स ऑफ ब्रेकफास्ट, अच्छा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कुछ लोगों को आदत है लेट ब्रेकफास्ट करने की, जैसे वो 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, उस टाइम वो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, वो फिर आप ब्रंच का टाइम कर सकते हैं। यानी कि आपका लंच और ब्रेकफास्ट एक मिली-जुली एक चीज बन जाएगी। तो फिर आप लंच स्किप करेंगे और फिर उसको ब्रेकफास्ट और लंच का एक मिला हुआ टाइम आपको मिल जाएगा। जो बेस्ट टाइम आपके पास ब्रेकफास्ट का आता है वो होता है सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान। सबसे बेस्ट आपके लिए, जो खवातीन घर में भी होती हैं या वर्किंग लेडीज भी होती हैं, उनको तो सुबह उठना ही होता है। एग्जैक्टली। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमेशा मैं एक चीज कहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। अगर जिन लोगों का ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है, इट मीन्स कि वो टाइम नहीं मैनेज करते, वो लेट उठते हैं और उनको भागम दौड़ी में अपनी जगह पर पहुंचना होता है, वर्क प्लेस पे, उनका ब्रेकफास्ट। इसी तरह कॉलेज गर्ल्स और बच्चों का भी यही होता है कि वो बिल्कुल स्कूल जाने से या वैन आने से बिल्कुल 15 या आधा घंटा पहले उठेंगे, तो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं रहेगा। तो इसके लिए सबसे फोरमोस्ट जो स्टेप आता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। यानी कि आपने अपने टाइम को मैनेज करना है, ब्रेकफास्ट को आपने प्रॉपर टाइम देकर खाना है। डॉक्टर मारिया, ये जरूरी है कि सुबह 6 से 10 बजे के दरमियान ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना है? बिल्कुल, ये इसका एक अप्रोप्रिएट टाइम है। अच्छा, ठीक है, और ये काफी टाइम स्लॉट आपको मतलब एक मुहैया हो गया। इससे जो लेट हो जाएगा, फिर वो आपका ब्रेकफास्ट का जो आपकी बॉडी को बेसिकली चाहिए, या तो आप सोए रह गए हैं या आपने उस टाइम पे फाका कर लिया, तो वो आपकी बॉडी की नरिशमेंट के लिए नहीं अच्छा। जैसे कि आपने शुरू में इम्यूनिटी की बात की, तो इम्यूनिटी और ब्रेकफास्ट का एक आप कह लो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आ रहा है। जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होगी और उनको जैसे बरसात के मौसम में इस तरह के डिजीजेज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं या तो वो ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं करते या वो स्किप कर देते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर आ रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे मारी ये बताएं कि अगर हम उठ गए हैं सुबह, तो उसके कितनी देर बाद हम लोगों को लाजमी ब्रेकफास्ट करना ही करना है? मतलब आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं? मैक्सिमम 1 घंटे तक। अच्छा, यानी कि 1 घंटे से ज्यादा आपका वक्फा नहीं होना चाहिए। उठते साथ ही जो है आपका निजामे हजम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्रेकफास्ट के साथ। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको भूख नहीं लगेगी। जिन्होंने रात को हैवी खाने खाए हुए हैं, अच्छा, उनको सुबह भूख नहीं लगेगी। ठीक है। तो सुबह उठते ही आपका जो है आपका जो जितना भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। और जब आप ब्रश भी करते हो ना, तो तब भी मुंह में कुछ ऐसे मैदे में एंजाइम्स पैदा होते हैं जिससे आपको फिर भूख लगती है। और ये उन्हीं लोगों को लगती है जिनका निजामे हजम जो है वो प्रॉपर चल रहा होता है। सही। तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर जो ब्रेकफास्ट करें, 1 घंटे से ज्यादा का वक्फा जो है वो ज्यादा आपकी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो फिर नाश्ते में ही बात हो रही है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नाश्ते में मारिया खानी चाहिए जिनसे हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारी बूस्ट हो? क्योंकि आजकल सबका यही मसला है कि इम्यूनिटी नहीं है हमारे अंदर, कुव्वत मुदाफत बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल, इसमें चॉइसेस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप क्या कौन कौन सी चीजें ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे पास आ रही है वो प्रोटीन्स आ रही है। ठीक है, ठीक है। हमेशा ब्रेकफास्ट का दिमाग में नाम आता है तो अंडा दिमाग में आता है कि अंडा लोग लाजमी जो है वो ले रहे होते हैं। तो वो अंडा जो है प्रोटीन्स का एक बहुत ही हमारे पास चीपेस्ट और अच्छा सोर्स है, जिसमें हमें एक अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। जो लोग अंडा सुबह नहीं पसंद करते तो वो उसके सब्स्टिट्यूट में जो है वो कबाब भी ले सकते हैं। फिर एक बहुत ही जबरदस्त हमारे पास योगर्ट मिलता है हमें। ठीक है, अक्सर लोग आपने कहा पराठा दही, रोटी दही, इसका नाश्ता करते हैं, तो वो भी बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हमें प्रोटीन्स जो है वो सुबह के टाइम जो अंडा नहीं खा सकता वो दही खा ले, वो दही ले सकता है, या कबाब की फॉर्म में प्रोटीन्स ले सकता है कि स्लाइस में सैंडविच बना लिया या पराठे में कर लिया। या हमारे यहाँ पंजाब में खासतौर पे मैंने देखा है कि रोटी सालन, रोटी सालन और चाय या दूध पत्ती का एक पराठा सुबह, पराठा या चोपड़ी रोटी जो है रात का बचा हुआ सालन, ये खाया जाता है। तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि इसको प्रॉपर मील ऑफ द डे लेना है। हम लंच स्किप कर दें लेकिन ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल प्रॉपर करना इट्स वेरी नेसेसरी। तो उसमें आप रोटी सालन लें और साथ दही ले लें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चाय का जो वक्फा है ना, अगर आप रोटी सालन और दही ले रहे हैं तो उससे थोड़ा सा वक्फे से, तो चाय एक बड़ा मेन
आप कह लें चाय के बगैर लोगों का नाश्ता मुकम्मल नहीं होता, और जब तक हमारे साथ सारी चीजों के साथ चाय ना पड़ी हो ना तब तक मजा नहीं। और मैं इस चीज को डिस्कस करूं कि कुछ लोगों के नाश्ते में होती ही सिर्फ चाय है, वो कहते हैं और कुछ ना, और रस पापे चाय ये वाला कॉम्बिनेशन बड़ा कॉमन है, जो कि बिल्कुल इनकम्प्लीट ब्रेकफास्ट। अच्छा, अगर आप बहुत शौक से चाय रस खाते हैं तो एक अंडा उबाल के साथ में खा लें, ताकि एक चीज को आप कंप्लीट फॉर्म में तो लें, जो न्यूट्रिएंट्स जो सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट में चाहिए वो आपको कोई प्रॉपर फॉर्म में तो मिले। खाली चाय रस आपको फौरन हजम हो जाएगा और उसमें ना कोई प्रोटीन्स गई हैं। जो हम लोग नाश्ते के साथ मतलब पराठा चाय साथ अंडा भी बाकी जो चीजें हो जाती हैं, तो चाय साथ जो पी रहे होते हैं तो उसका कोई न्यूट्रिएंट वैल्यूज नहीं रहती हैं, जो बाकी प्रोटीन्स और बाकी कार्ब्स जो हम ले रहे हैं? उसमें सिर्फ चीनी की जो आप डाल रहे होते हैं ना, उसकी कैलोरीज आपके पास जा रही होती हैं। और दूध पत्ती को मैं सख्त डिस्करेज करूंगी कि सुबह के टाइम आप देखिए उसको हम बनाते कैसे हैं, इतना ज्यादा दूध में पत्ती डाल के फिर उसको चढ़ा देते हैं, उबलता रहता है, वो आपकी हेवीनेस करता है सुबह आपकी चाय जो दूध पत्ती है बेसिकली। तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप सेपरेट टी पी सकते हैं, दम वाली चाय पी सकते हैं, जो कि लाइट होगी और आपके ब्रेकफास्ट के न्यूट्रिएंट्स को भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी उनकी एब्जॉर्प्शन में। दूसरा मारिया, जैसे पराठे पकते हैं घर में या खाली अगर रोटी के ऊपर भी हमने लगाया, देसी घी का बड़ा इस्तेमाल होता है घरों में, पराठे भी इवन दो के अंडे भी उसमें बनाए जाते हैं, तो उसका कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए या गर्मियों में और इस खासतौर मौसम में करना चाहिए उसका? फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्रेकफास्ट में ना, इसीलिए बटर को भी इस्तेमाल किया जाता है जैम के साथ कॉम्बिनेशन करके। तो इसकी एक शर्त ये कि यू हैव टू बी फिजिकल एक्टिव। अगर तो आप सारा दिन फिजिकल एक्टिव है, चल फिर रहे हैं, तो आप पराठे का आराम से, और आपको पता है कि सारा दिन मैं कामों में मसरूफ रहूंगा या मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं लंच भी कर सकूं, तो आप नाश्ता अच्छा करें, आप उसमें पराठा भी खा सकते हैं और देसी घी का भी खा सकते हैं। उसमें विटामिन ए और डी भी मिलेंगे। और क्वांटिटी जो है ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा ना रखें, मॉडरेशन में रहते हुए खाएं और फिजिकल एक्टिव रहें। फिजिकल एक्टिव रहना आपका जो है वो सारे दिन में बहुत जरूरी है। फिर आप ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का एक कॉम्बिनेशन हमें ब्रेकफास्ट में चाहिए होता है। जैसे उसकी एक एग्जांपल है, हमारे बच्चे फ्रेंच टोस्ट बड़े शौक से खाते हैं। फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी में आप देख लें कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं, ऐसे ही है, प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, इसमें दूध और अंडा भी डल जाता है और फैट भी आ जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज हमें इर्द गिर्द देखने को मिलेंगी जो हमें कंप्लीट ब्रेकफास्ट की फॉर्म में जो है वो मिल रही होती है। तो लेकिन जो मारिया डाइट कॉन्शियस हैं, फिर वो लोग क्या करें? उन्हें भी ये तीनों चीजें ही चाहिए होती हैं ब्रेकफास्ट में? बिल्कुल, इनको भी तीनों चीजें चाहिए होती है, लेकिन उसकी हम कुछ फॉर्म्स चेंज कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि अब वो पराठे तो नहीं खा सकते? बिल्कुल नहीं खा सकते। वो क्या खा सकते हैं, वो पॉरेज खा सकते हैं, वही ओट्स या बार्ले या व्हीट पॉरेज, कार्ब्स हो जाएंगे, दूध में पकेगा वो प्रोटीन्स आ जाएंगे और हेल्दी फैट्स नट्स की फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छा, उसमें आप नट्स डालें और उसमें आप चीनी ना डालें, उसमें आप 1-2 खजूर डाल लें। सुबह सुबह आपको मल्टी विटामिन्स मिल जाएंगी खजूर की फॉर्म में। खजूर छोटी छोटी डालेंगे, आपके हर बाइट में थोड़ा सा मीठा होगा। यू डोंट हैव टू ऐड शुगर और हनी इन इट। उसमें नट्स डालें, उसमें जैसे सूरजमुखी के बीज हैं डालने, फ्लैक्स सीड्स हैं वो डालें, तो इतना कंप्लीट। फ्लैक्स सीड्स गुड फैट्स में आते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो भी एक कंप्लीट हमारे पास जो है वो ब्रेकफास्ट बन जाता है जब हम पॉरेज लेते हैं। हाँ, उसमें हम फ्रूट भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो आपकी ऑप्शनल है ना, आपके पास तो वो एक कंप्लीट है नहीं, और ऑप्शन है। मैं ये ऑप्शन इसलिए नहीं दे रही कि ये आपको डालनी है। अच्छा, खाली दूध में पका हुआ दलिया इज अ इनकम्प्लीट थिंग, अनलेस और हम लोग तो खाते ही है। हाँ, लेकिन उसमें आपने नट्स जरूर डालने, अच्छा, ताकि वो एक कंप्लीट चीज मिले ना। अगर आप फॉर इंस्टेंस दलिये में कुछ भी नहीं डाल के खा रहे, तो फिर आपको एक उबला हुआ अंडा साथ लेना पड़ेगा, ताकि आपको कुछ कंप्लीट एक फॉर्म में एक चीज। इसीलिए एज अ प्रोफेशनल हेल्प जब ली जाती है तो हम आपके ब्रेकफास्ट के अंदर वो कंप्लीट करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को, सारे न्यूट्रिएंट्स को जो आपको सुबह के टाइम चाहिए होते हैं। क्योंकि ब्रेकफास्ट वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनका वेट लॉस इतनी आसानी से नहीं होता, और क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आप अगर अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप नाश्ता जरूर करें, उसको स्किप ना करें। वही मैंने बताया, लंच बेशक स्किप कर दें, लेकिन ब्रेकफास्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना, और डिनर भी आपका लाइट होना दूसरा जो डाइट कॉन्शियस होते हैं वो डिफरेंट वेराइटीज ले रहे होते हैं ब्रेकफास्ट में। पैनकेक्स भी चल रहे होते हैं, बाकी चीजें भी चल रहे होते हैं, सीरियल्स भी और चीजें भी। लेकिन पैनकेक्स का कहा जाता है कि वो पुट ऑन करते हैं, वेट गेन करते हैं।
सही कहते हैं? पैनकेक की रेसिपी क्या है ये मैटर करती है। जैसे बनाना पैनकेक्स हैं, अच्छा, और उसमें अगर आप फ्लावर नहीं डाल रहे हो, एग और बनाना बेस्ड रेसिपी है, तो वो आपके बिल्कुल नहीं करेंगे। और पैनकेक्स तो बनते हैं ग्रीस्ड पैन हाँ पे, एग्जैक्टली, उसमें ज्यादा ऑयल भी नहीं ऑयल भी चाहिए। इस्तेमाल नहीं होता। और उसको आप हल्का सा हनी के साथ ड्रिजल कर सकते हो, या आपने कोई फ्रूट सॉस बनाई हुई है उसके साथ ड्रिजल कर सकते हो। हाँ, अगर आप मेपल सिरप्स डालोगे तो ऑब्वियसली चॉकलेट सिरप डालोगे तो वो वेट गेन करेंगे। तो इट डिपेंड्स कि आप पैनकेक की रेसिपी क्या यूज कर रहे हो इन योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो उसमें हेल्दी रेसिपीज आर ऑल्सो अवेलेबल, आप वो यूज कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। अगर आप बच्चों को किसी हिडन फॉर्म में देना चाहते हैं कि बच्चे ब्रेकफास्ट से भागते हैं, तो आप उनको बनाना, खासतौर पर आजकल स्कूल्स भी शुरू हो चुके हैं, तो बच्चे सुबह बड़े इरिटेटेड होते हैं कि नहीं हम लोगों ने नाश्ता नहीं करना है, तो फिर उनको लंच साथ देना पड़ता है। लंच देना पड़ता है, और लंच की भी अपनी इंपॉर्टेंस है उनकी स्कूल लंच की, क्योंकि बच्चों की दिमाग को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। और जब वो ब्रेकफास्ट मिस कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो लंच में फिर से जूसेस पियेंगे, क्योंकि उनको ग्लूकोज चाहिए होता है बेसिकली। तो मीठी चीजों की तरफ ज्यादा जाएंगे, कप केक्स वगैरह खा लेंगे, तो वो कोई हेल्दी फूड नहीं खाएंगे। दूसरा मारिया, ये तो हम कर लेते हैं ना कि वीक में हम लोग अच्छा खासा नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन एक दिन चीट डे होता है, मतलब संडे को सारे घर पे होते हैं, तो हम लोग को होता है कि नान चने भी चले, हलवा पूरी भी चले, पाए भी चल रहे होते हैं घरों में, नाश्ता क्या है, लस्सी का भी इस्तेमाल होता है। तो क्या ये वाले जो हैवी बहुत ज्यादा नाश्ते हम लोग करते हैं खासतौर पर इस मौसम में, वो हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है उसको कम करने में होता है, नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, ये इस मौसम में, क्योंकि मैंने बताया कि पेट की बीमारियां भी बहुत ज्यादा फैलती हैं, आपका निजाम हजम स्लो हो जाता है, तो उसमें आपको बहुत हद तक कोशिश करनी चाहिए कि बाजार के खाने ना खाएं, होममेड फूड्स खाएं। बाजार के खानों में जाहिर है कि बहुत मौसम का एक ऐसा असर होता है। फूड में भी इतने हैवी नाश्ते करने चाहिए? उसमें भी देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर आपका बहुत दिल कर रहा है, और इंसान है उसका दिल करता ही है कि चलो सारा वक्त में हम दलिया और ये सब नहीं खा सकते, कभी इंसान को चेंज भी चाहिए होता है, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ये कि एक तो पोर्शन कंट्रोल रखें। अच्छा, और आपका जो आपने अगर प्लान किया हुआ है कि सुबह हमने नाश्ता करना है, अच्छा कोई मजे की चीज खानी है, तो रात का डिनर आपका बहुत लाइटेस्ट होना चाहिए। ठीक है। और जिस दिन आपने कुछ ज्यादा खा लिया, ऐसा फैटी फूड्स खा लिए, तो उस दिन कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी प्लान करें, ताकि जो कैलोरीज आपने ले ली हैं उनको थोड़ा सा हम बर्न भी कर सके। तो कुछ प्लानिंग के तहत, टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत पोर्शन कंट्रोल करके आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और एक और चीज कि थोड़ी सी माइंडफुल ईटिंग करें। अच्छा, माइंडफुल ईटिंग मीन्स के हम जब अपना बड़ा फेवरेट फूड और नाश्ता आता है ना, बहुत तेजी से खाते हैं, तो उसको जरा स्लो आराम से एंजॉय करके अपनी बाइट्स को च्यू करें। और जब हम तेजी से खा रहे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता, हम अपने पोर्शन से भी ज्यादा खा जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने आराम से खाना होता है। मारिया नदीम, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे साथ मौजूद थी। मारिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और नाश्ते में हमें क्या खाना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट अप करता है, उस पर बात की हमने। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए तालीमी मैदान के हवाले से, तो बच्चों का खेल कूद, सैर सपाटे और मौज मस्ती का जो पीरियड था ना, वो खत्म हो चुका है, और अब होगी सिर्फ जमकर पढ़ाई, क्योंकि लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म हो गई हैं। निजी और सरकारी स्कूल्स में नए तालीमी सेशन का आगाज भी हो चुका है। पहले रोज स्कूल में हाजिरी मामूल से कम रही, लेकिन लाहौर के तमाम तालीमी इदारों में भी तदरीसी अमल का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रूनुमा होने वाली कोरोना वबा के बाइस लगने वाले लॉकडाउन के बाद 2 साल बाद अब रेगुलर सेशंस का आगाज हुआ है, और गुज़श्ता 2 साल के दौरान ज्यादा अरसा जो है वो स्कूल बंद रहे हैं, और तालीमी निजाम ऑनलाइन एजुकेशन के तहत चलाया गया है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सूरत हाल है वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी है, और ऑन कैंपस क्लासेस का इनाकाद भी शुरू हो चुका है। तो रेगुलर सेशन का आगाज होते ही स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को कई किस्म के चैलेंजेस का भी सामना पड़ता है। ऑन कैंपस से पहले हम लोग ऑनलाइन गए, अब ऑनलाइन से वापस हम ऑन कैंपस, ये जो ट्रांजिशन हुई है, इसके दौरान किन किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है?
स्टूडेंट्स और टीचर्स को पुरानी रूटीन बहाल करते वक्त किन किन प्रैक्टिसेस को सामने रखना होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान मलिक साहब हैं, माहिर तालीम है। कामरान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बहुत शुक्रिया बुलाने का। कामरान साहब, 2 साल बाद ये ऑन कैंपस जो सेशंस का आगाज हुआ है, उसके दौरान भी हमने देखा कि होता रहा, लेकिन वो कभी चलते थे, फिर बंद हो जाते थे, फिर ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो जाता था। अब बाकायदा तौर पर रेगुलर सेशन शुरू हो गया है। तो मुझे बताइएगा सबसे पहले कि किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है हमें या हमारे स्टूडेंट्स को? सबसे पहले तो इस बात की मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कुछ नॉर्मली जब ये स्कूल खुलते थे सितंबर में या अगस्त के एंड पे, तो ज़रा जल्दी सेशन का आगाज़ किया है। देखिए, ये जो कोरोना है, ये हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसने वो इम्पैक्ट नहीं किया जो दूसरे मुल्कों में। अल्लाह का बहुत करम रहा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी रहीं। लेकिन जो शोबे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए उनमें तालीमी शोबा सर फहरिस्त आएगा। बच्चों की तालीम का इतना हर्ज हुआ है कि शायद आज भी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब जब बच्चे इतने बड़े गैप के बाद स्कूल में आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ज़ाहिर है वो उसकी बड़े प्रॉब्लम्स रहे, वो एक अलग टॉपिक है। बच्चों की ज़ाहिर एजुकेशन की क्वालिटी वो ना रही जो ऑन कैंपस क्लासेस में थी। तो मेरा तो ये कहना होगा कि टीचर को कई टोपियाँ या कई कैप्स पहननी पड़ेंगी। अब अच्छा, टीचर को सिर्फ टीचर का काम नहीं करना पड़ेगा, टीचर को मेंटोर भी बनना पड़ेगा, टीचर को कोच भी बनना पड़ेगा, टीचर को बच्चों का साइकोलॉजिस्ट भी बनना पड़ेगा, टीचर को बच्चों का दोस्त भी बनना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों ने, बेशक मैंने कहा जैसे पहले कि कोरोना ने इतना इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों के रिलेटिव्स, दोस्त अहबाब, जानने वालों में से उनकी डेथ भी हुई। वो बड़ी परेशानी में भी रहे, फाइनेंशियल परेशानियाँ भी बहुत लोगों को गई। तो बच्चों ने इसका बहुत इम्पैक्ट लिया हुआ है। तो जहाँ बच्चों की पढ़ाई का हर्ज है, वहाँ बच्चों पे बड़े इसके नफ्सियाती असरात भी हैं। तो टीचर अगर उसी रूटीन में चलेंगे, वैसे तो टीचर को हमेशा ही बच्चों की नफ्सियात का और बच्चों की प्रॉब्लम्स का एहसास रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टीचर्स अगर किसी को मुझसे कोई टिप ले तो मैं कहूँगा जी बच्चों को बहुत ही आप कंसिडरेट होके पढ़ाएं। और ये बुरा आइडिया नहीं होगा कि अगर आप थोड़ा सा जो भी टॉपिक पढ़ाएं, जो भी मजमून पढ़ाएं, उसमें थोड़ी सी बच्चों को उसकी बैकग्राउंड की आगाही जरूर दें। और ये मत अज्यूम करें कि बच्चे को पुरानी चीजें सब आती हैं या उसको याद है। ये 1 महीना जो पहले शुरू हुआ है, इसका एडवांटेज ये लें कि आप पिछले सेशन की चीजें जरूर बच्चों के साथ लिंक करें और बच्चों को मौका दें इस बात का कि अगर उनको ये लगता है कि कोई पुरानी चीज जो उनको समझ नहीं आई हुई, जो आगे जाकर उनकी जो एकेडमिक ग्रोथ में फर्क डाल सकती है और उसको हर्डल और रुकावट का बायस बन सकती है, वो उसको टीचर के साथ ओपनली डिस्कस कर सकें और टीचर उस पर ओपनली उनके साथ सुने। और टीचर जो हैं वो इस वक्त उनका बहुत बड़ा रोल है। वो मेक और ब्रेक वाली बात है। बच्चे जिस प्रॉब्लम्स के साथ और जिन चैलेंजेस के साथ क्लासरूम में आ रहे हैं, टीचर का काम है उस बोझ को हल्का करने में मदद करें बच्चों की। ये ना हो कि टीचर कोई नाराजगी करके और बच्चों पे नाराज होके कि आपको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, किया क्या है आपने गर्मियों ये क्या किया आपने क्या, तो वो बोझ बढ़ा ना दें, बोझ ना बढ़ा दें। और मैं तो एक फिक्रा भी बोलूंगा कि वो जैसे इंग्लिश में वो कहते हैं कि विदाउट टीचर देयर वोंट बी एनी क्लास इन लाइफ। तो क्लास नहीं है लाइफ में टीचर के बगैर। तो टीचर को क्लास होना चाहिए, टीचर को एक अच्छे मुकाम पे होना चाहिए। बड़े सब्र और बड़े ही हौसले के साथ टीचर्स ने ये सेशन करना है। ये सेशन ब्रिज कर रहा है उस एजुकेशन में जो हम कर रहे थे, उसका टूट गया था, तो ये उसका एक ब्रिज करने जा रहा है। तो इसमें टीचर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कामरान साहब, ये 2 साल का जो गैप आया है, इसमें ऑनलाइन सेशन में हम लोग इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं जितना ऑन कैंपस जाके हम लोग अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये गैप जो है, इसको हम तोड़ सकते हैं या फिल अप कर सकते हैं इस गैप को, या बच्चे जो थोड़े से लापरवाह कह लें कि हो गए हुए थे इस गैप की वजह से, वो दोबारा से अपनी रूटीन में वापस आ सकते हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। अच्छा, ये जैसे मैंने पहले कहा कि तालीमी नुकसान उससे ज्यादा है जी। जो हमने इस पे अंदाजा लगाया है। बहुत तो छोटे स्कूल बंद हो गए, अब उन बच्चों को दोबारा स्कूल में पहुंचाना, जैसे सरकारी स्कूल तो अपनी जगह मौजूद हैं, पर निजी स्कूल जो छोटी फीस वाले थे वो जब बंद हुए हैं तो ज़ाहिर है उनके पास बच्चों के पास ऑप्शन भी कम हो गई। और बच्चे जो 2 साल का गैप बहुत बड़ा है। शहरी इलाकों में जहाँ पे बच्चों की इंटरनेट की सहूलत थी, वहाँ पे शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट ना आया हो जितना बड़ा इम्पैक्ट छोटे शहरों में और छोटे देहातों में आया। और ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, पहली बात। अच्छा। दूसरी ऑप्शन ये कि गैप को कैसे कम किया जाए। गैप को कम करने के लिए मैं समझता हूँ कि टीचर्स ने पिछले 2 सालों में नई चीज़ें सीखी हैं और नई चीज़ें सीखी हैं। उन्होंने एक ऐसी क्लास को पढ़ाया है जिसमें उनको कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा और वो जैसे दीवार से बातें करना, वो इस तरह क्लास पढ़ाते रहे हैं। उन्होंने अपनी स्लाइड्स पे काम किया है, उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग की टेक्निक सीखी हैं, उन्होंने बच्चों के साथ
इस तरह का इंटरेक्शन सेशन किया कि बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है कि वो उनसे दूर बैठे हों, तो मैं समझता हूँ वो जो स्किल्स उन्होंने सीखी हैं वो उनके अब काम आएंगी जब बच्चे उनके सामने मौजूद हैं। अब जो बच्चों की वो ज़ाहिर है कई जगह पे भी मास्क की पाबंदी है, तो शायद फेशियल एक्सप्रेशन बच्चों को उस तरह ना देख सकें जिस तरह नॉर्मली हम देखते हैं, लेकिन फिर बच्चे की जो क्लास में मौजूदगी है उसको, और फिर जो अपनी उन्होंने ऑनलाइन में टीचिंग में स्किल सीखी है नई, उनको इनकॉर्पोरेट करें। और बच्चों को जैसे मैंने पहले कहा कि ये हर्ज नहीं होगा कि जो भी टॉपिक पढ़ाएं उसकी पीछे से रिवीजन कराएं, क्वांटिटी पे मत जाएं, क्वालिटी पे जाएं। कोर्स कवरेज का प्रेशर मैं समझता हूँ कि इस वक्त कम होना चाहिए। अगले साल के लिए भी गवर्नमेंट कुछ टॉपिक्स को कम हमारा तो कामरान साहब मेरे ख्याल से फोकस यही होगा कि अब तो ऑनलाइन कैंपसेस शुरू हो चुके हैं, नए स्टार्ट हो गया है, कोर्स का भी आगाज, तो जितना ज्यादा बोझ डाला जाता है ना वो बच्चे पे डाला नहीं, ये मुनासिब शायद नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बच्चों को क्वांटिटी पे ले जाएंगे और पिछली चेन टूटी हुई है और आप आगे जाके अगली बात बताना चाहेंगे बच्चों को, तो शायद इसमें डिफिकल्टी है। अच्छा। मैं समझता हूँ टीचर्स को ये महीना पूरा ये असेस करने में लगाना चाहिए कि उनकी क्लास कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्या इस वक्त पोजीशन है, और बहुत इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए, लेक्चर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ये डिस्कशन बेस्ड होनी चाहिए। बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि बच्चे अपनी बात को टीचर को बता सकें, और अगर ना भी बता सकें, बहुत छोटी क्लासेज हैं जहाँ बच्चे उतने ओपनली अपने टीचर से बात नहीं कर सकते, वहाँ पे छोटे छोटे टेस्ट बनाने चाहिए टीचर्स को, जिनसे टीचर्स को ये अंदाजा हो कि उनके जो पास क्लास बैठी है, जो बच्चे बैठे हैं, उनके पास अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, उनकी स्टडी का लेवल क्या है, ताकि टीचर अपने लेक्चर को उसके मुताबिक मॉडिफाई करे। और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि वो सिलेबस के वर्कलोड को रिव्यू करे आज से 3-4 माह बाद, टीचर से और स्कूल से ओपिनियन लेके, ताकि हम क्वांटिटी पे जाने की बजाय हम क्वालिटी पे जाएं, और वो जो गैप 2 साल का है उसको 1 साल में ही कवर करने की बजाय अगले 2-3 साल के अंदर कवर करें, बजाय आप कहें जी 2 साल की जो चीज़ें मिस हुई हैं वो सारी की सारी इसी साल में कवर हो जाएं, वो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो कामरान साहब, ये जो छुट्टियां गुजरी हैं, गर्मियों की छुट्टियां, जिसमें बच्चों ने बहुत से बच्चों का तालीमी आगाज हो भी चुका था, अब उनके पेपर्स भी हैं, उन्होंने जाके पेपर्स देने हैं, लेकिन जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया उसमें उनका कितना किरदार था, और जो वालिदैन थे जिनकी सरपरस्ती में वो घर पे थे पूरी छुट्टियां, कुछ भी नहीं वो कर पाए एक्टिवली, मतलब किसी चीज में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? एक तो मैं ये आपका शायद टॉपिक से जरा मैं हट जाऊंगा, लेकिन मेरी पुरजोर इस पे एक सदा है एज एन एजुकेशनिस्ट गवर्नमेंट को, बाकी स्टेक होल्डर को, ये बहुत लंबी गर्मी की छुट्टियों को रिव्यू किया जाए। ये बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं नॉर्मल सालों में भी, और ये क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ खेलों के मैदान उतने मौजूद नहीं हैं, गर्मी का मौसम बहुत शदीद होता है, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी मिलती नहीं है, तो बच्चे जो घरों में बंद रहते हैं, तो उससे बहुत बेहतर है कि वो स्कूल के पंखे के नीचे बैठ के अपनी पढ़ाई कर लें, और छुट्टियां देनी है तो ऐसे मौसम में दें जिसमें खेल कूद भी कर सकें। अच्छा। आप देखिए कनाडा में या ऐसे मुल्कों में जहाँ सर्दी का मौसम ज्यादा होता है, वहाँ पे वो बर्फबारी में स्कूल चलाते हैं, क्योंकि उनको अंदाजा होता है कि बच्चे बर्फबारी में या स्नोफॉल में कहीं जाकर कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकते बाहर की, तो उनको स्कूल में पढ़ाते हैं, और छुट्टियां उनके प्लेजेंट मौसम में, खुशगवार मौसम में होती हैं। आप चाहते हैं कि गर्मी मैं समझता हूँ गर्मी की छुट्टियां हों तो 2-3 हफ्ते से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ताकि बच्चों की जो पढ़ाई का इतना बड़ा गैप आ जाता है, हाँ। जैसे आपने भी कहा पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के पास शायद वो उतनी फुर्सत भी नहीं है और उतनी काबिलियत भी नहीं है, स्पेशली जब बच्चे 7वीं 8वीं से, बच्चे को जो पेरेंट्स है नॉर्मली वो 3री 4थी जमात के बाद उनका जो फोकस है वो कम, जब जरूरत ज्यादा होती है एक्चुअली पेरेंट्स के रोल की, वो कम होता जाता है। अच्छा। जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में कोई रोल ही नहीं है पेरेंट्स की का उसमें, और वो बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज से जब पढ़ते हैं बगैर प्रेशर के, कॉलेजेस भी हमारे बहुत ऐसे हैं जिनमें प्रेशर नहीं है बच्चों पे, तो पहले दिन नौकरी पे जाके छुट्टी मांग रहे होते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिलती उस प्रेशर की, वो सारा प्रेशर उन्होंने प्रेप में और क्लास 1 में और क्लास 2 में बर्दाश्त किया होता है। अच्छा। जो कि उल्टा होना चाहिए, प्रेप और क्लास 1 में वो फन करें, और यूनिवर्सिटी में वो उनके ऊपर डेडलाइन की और असाइनमेंट्स की के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार हों। एनीवे ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं ये कह रहा था कि पेरेंट्स को काबिलियत भी लिमिटेड है, ज़ाहिर है हमारा एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो थोड़ा है, पेरेंट्स की भी ज़ाहिर है उतनी एबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स बच्चों को इतने ही कह सकते हैं बैठ के पढ़ें, लेकिन चूंकि पीरियड बहुत लंबा आ गया था, तो पेरेंट्स शायद मैनेज कर लेते 1 महीना 2 महीना, पर 2 साल के पीरियड में पेरेंट्स भी उस तरह मैनेज नहीं कर सके। तो ये हकीकत बात है, ये ट्रायंगल है बच्चों का, पेरेंट्स का और टीचर्स का, जो कि एक बच्चे की। तो अब भी तो पेरेंट्स का एक अहम रोल है ना, कि पुरानी रूटीन उनकी बहाल करनी है, खासतौर पर बच्चों की। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का रोल हमेशा इम्पोर्टेंट है, इस वक्त और ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी उनको स्कूल से फीडबैक मिले बच्चों की पढ़ाई के बारे में, वो उसको बहुत सीरियस लें
और बच्चों के पेरेंट्स से टीचर से डिस्कस करें। और टीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं ये बहुत जोर देना चाहूँगा, टीचर जब भी बच्चों के बारे में उनके वालिदैन से बात करें, इस एहसास के साथ करें कि वो वालिदैन से उनकी सबसे कीमती चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कोई ऐसे फिक्रे मत बोलें जो कि बिल्कुल सही बात बताएं, झूठ मत बताएं पेरेंट्स को, लेकिन अल्फाज के चुनाव में बहुत मुतात रहें। आप ये ख्याल रखें इस बात का कि आप किसी का दिल तोड़ सकते हैं, किसी की हौसला शिकनी कर सकते हैं, किसी माँ बाप का अपने बच्चों से ताल्लुक खराब कर सकते हैं। तो ये आपको उनका उठ जाएगा ना, ये टीचर्स को जब एहसास हो जाएगा जिस दिन कि उनके अल्फाज में कितनी ताकत है, वो पॉजिटिव अल्फाज भी और नेगेटिव अल्फाज भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। टीचर्स को अनफॉर्चुनेटली कुछ को अंदाजा नहीं है कि उनके अल्फाज कितने ताकतवर होते हैं। ट्रेनिंग भी तो नहीं कराई जाती ना टीचर्स को। बिल्कुल, टीचर की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी तो सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जाएगी। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो ज्यादा मैटर करती हैं, जो कहते हैं बट काउंट्स कैन नॉट बी काउंटेड। जो काउंट करती है बात वो है बच्चों के साथ टीचर का शफकत वाला रवैया, बच्चों को एनकरेज करने वाला रवैया, बच्चों को इंस्पायर करने वाला रवैया। इसके लिए ट्रेनिंग नहीं होती। और मैं टीचर का सबसे बड़ा काम है, पढ़ाना बाद में है, टीचर का पहला काम है बच्चे को सही रास्ता दिखाना, बच्चे को मोटिवेट करना, बच्चे को ये आगाही देना कि पढ़ाई उसके लिए और मेहनत उसके लिए कितनी जरूरी है। ये खूबियां जब टीचर पैदा कर देगा बच्चे में, बच्चा खुद ही पढ़ लेगा, टीचर नाम बढ़ाएगा, ऑटोमेटिकली वो राह रास्त पर चलने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ कामरान मलिक साहब मौजूद है, माहिर तालीम है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और स्कूल जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ओपन हो चुके हैं और बच्चों का बाकायदा से सेशन का आगाज़ हो चुका है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वालिदैन को भी पेश आएंगे, बच्चों को और असातिज़ा को भी देखने पड़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम ड्यूटी है वो इस वक्त असातिज़ा के ऊपर आई है, क्योंकि बच्चों ने ज़्यादातर उनके साथ इंटरेक्शन करना है, तो असातिज़ा को ख्याल रखना चाहिए, बहुत सी चीज़ों का फ्लेक्सिबल होना चाहिए उन लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। तो प्रोफेसर फरजाना रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। आज वो किस बुक से हमारा तारुफ करवाने वाली हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का तारुफ उनसे जानते हैं। जी फरजाना, बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर फरजाना रियाज है। आज मैं जिस किताब के एक मुख्तसर से तारुफ के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ उसका नाम है नगमा-ए मर्ग, या आप इसका टाइटल पेज भी देख सकते हैं। और इसके मुसन्निफ हैं जापान के मशहूर राइटर हारुकी मुराकामी। जैसा कि आपको मालूम है कि तर्जुमा एक बहुत बड़ी एक नेमत है हमारे लिए। ऐसी नेमत है कि तर्जुमे के ज़रिए हम लोगों की दुनिया भर के अदब से, दुनिया भर की सकाफत से, दुनिया भर में होने वाले हालात व वाक़यात से वाकिफ़ हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे मुल्क में बहुत बड़े मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने तर्जुमा करने का बीड़ा अपने सर उठा रखा है। उसमें बहुत मशहूर नाम है, एक अर्जुमंद आरा, आसुफ फरखी, अजमल कमाल वगैरह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन ये जो हमारे जापानी नॉवल निगार हैं हारुकी मुराकामी, ये इनके शोहरा आफाक नॉवल नॉर्वेजियन वुड का तर्जुमा है जिसको डॉक्टर अब्दुल कयूम ने किया। नॉर्वेजियन ये जो हमारे जापानी नॉवल निगार हारुकी मुराकामी है, ये तकरीबन 40 बरस से नॉवल लिख रहे हैं और इस नॉवल का सबसे पहले जो तर्जुमा किया वो इंग्लिश में जे रूबिन ने किया। उसके बाद इसका जो उर्दू में तर्जुमा हुआ वो डॉक्टर अब्दुल कयूम ने किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान एक बहुत बड़ी दुनिया की अजीम रियासतों में इसका शुमार होता है और जितनी बड़ी रियासत होती है वहाँ पर उतार चढ़ाव भी उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से हम कैसे जान सकते हैं, कैसे गुजर सकते हैं, ये तो हमें एक तर्जुमा करने अच्छा मुतरजम ही इससे हमें रोशनास करा सकता है। ये नॉवेल बुनियादी तौर पर दूसरी जंगी अजीम में होने वाली जापान को शिकस्त और अमेरिका का उसके ऊपर जो इस्तेमारी निज़ाम और उसके बाद जो मसाइल पैदा हुए, जिन हालातों वाक़यात से जापान गुजरा उसके बारे में है। जापान ही नहीं, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल। आप जैसा कि जानते हैं किसी भी बड़ी माशरे में जितना उतार चढ़ाव होता है उसका सबसे पहले असर जो है वो हमारे नौजवान नस्ल को होता है।
इसी तरह से दूसरी जंग अजीम की शिकस्त में जापान को जब शिकस्त हासिल हुई तो उसके बाद इतनी बड़ी रियासत को, इतनी बड़ी अजीम सल्तनत को, वहाँ पर इतनी बड़ी यूथ को जिन मसाइल का, ख़ास तौर पर नफ्सियाती मसाइल का, ख़ास तौर पर वहाँ पर जो अदम बर्दाश्त, मायूसी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा, उसके बारे में ये नावल है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस इतने बड़े मसाइल के बाद, नफ्सियाती मसाइल के बाद, वो कौम कैसे इन मसाइल से गुजरी और कैसे इस मसाइल का हल निकाला, ये इस नावल का सबसे बड़ा मैसेज है। ये नावल की मैं इसलिए चाहती हूँ कि ये हमारी यूथ, हमारे तालिबे इल्म जिनको सामना करना पड़ा है, जिन मसाइल का वो शिकार हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस नावल को पढ़ें और वो देखें कि इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी रियासतें कहीं ना कहीं आकर किसी न किसी मसाइल से दो चार होकर इतना बड़ा मकाम और मर्तबा कैसे हासिल करती हैं। ये नावल हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा इसमें पैगाम है। अब मैं इसमें कुछ तफसील बताऊंगी तो वो तो कहानी की वजाहत हो जाएगी, लेकिन मैं अपने तालिब इल्मों को, अपनी नौजवान नस्ल को ज़रूर ये कहूँगी कि ये नावल पढ़ें और इससे सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इससे सबक भी हासिल करना है और उन मसाइल से इसी तरह से निकलने की कोशिश करनी है। आपका बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर फरजाना रियाज हमारे साथ मौजूद थी और आज की किताब का तारुफ उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। फरजाना, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मजीद भी आपसे बात करेंगे। आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्की सियासी सूरत हाल की, जिसमें एक और बोलचाल आ चुका है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़े केस का बड़ा फैसला सामने आया, जिसके मुताबिक पीटीआई पर ममनुआ फंड्स लेने का इल्जाम साबित हो चुका है। और उस फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आरिफ नकवी समेत 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए हैं। 16 बैंक अकाउंट्स छुपाए गए हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई ने गलत फॉर्म जमा करवाया है और पीटीआई ने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी भी की है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी बेंच का महफूज फैसला सुनाया। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को शुकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। ये भी आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन में 8 साल केस पर कार्रवाई चलती रही और ममनुआ फंडिंग केस अकबर एस बाबर ने 2014 में दायर किया था। इस केस में पीटीआई ने 3 बार इल्तिवा मांगा। 6 दफा इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज भी किया गया। उसके बाद देखा जाता है कि तहरीक इंसाफ ने 9 वकील भी अपने तब्दील किए और अब फैसला सामने आने के बाद भी तहरीक इंसाफ उसे बदनीयती पर मबनी फैसला करार दे रही है। तो इस फैसले को चैलेंज करने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करने का भी प्लान सामने आ चुका है, जबकि इस फैसले ने बैक वक्त कह ले कि बैकफुट पर की गई जो पीडीएम जमातें हैं उनको एक नई जिंदगी सौंप दी है और अपनी रही सही जो साख है उसको बचाने और अवाम में एक नया बयानिया बनाने का मौका भी उन्हें दे दिया है। तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे, क्या इससे इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सजा दी जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैफुल मलूक हैं, माहिर कानून हैं। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू मैम। सर, ये जो कल फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, 8 साल ये केस चला है और कल बिलाखिर इसका फैसला सुना दिया गया है, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप, इस फैसले के ऊपर? अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे देखने वाले सुनने वाले उनको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। जी जी। ये कल से मुख्तलिफ टीवी चला रहे हैं, माहिरीन भी, वकला भी, रिटायर्ड जजेस भी, लेकिन मैंने देखा है कि क्लैरिटी नहीं हो रही। लोग कंफ्यूज हैं। हाँ जी। लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे इमरान खान गया दुनिया से, पीटीआई भी उनको गई, नाअहल कर दिया जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट भी खत्म हाँ। हो जाएगी, पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो।
असल में लॉ बड़ा सिंपल और ठीक। बड़ा क्लियर है। ठीक है। ये एक ही प्रोविजन है जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 1962 में थी, उसको अबॉलिश किया पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 से। उसमें भी सेम वर्डिंग आई, वो रिपील हो गया पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2017 में, 2017 वो अभी फाइनल लॉ है। ठीक है। ठीक है। 2017 का सेक्शन 204(3) है जो इस ममनुआ फंडिंग या फॉरेन एडेड फंडिंग की बात करता है। ये अभी चूंकि 17 से पहले शिकायत आई थी, तो लॉ ये है कि जिस वक्त जो कानून होगा उससे उसके मुताबिक अभी, इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत ही उन्होंने सुना, उसी की सारी प्रोविजन इसमें अप्लाई की। उसमें अभी मैं सिर्फ अपने देखने वालों के लिए इसकी सेक्शन 2 है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का। अच्छा। इसमें है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। बस ये है लोगों को एक चीज समझाने वाली जो कल से अब तक नहीं बताई गई। Foreign aided political party means a political party which has been formed or organized at the instance of any government or political party of a foreign country. सही। One, or is affiliated to or associated with any government or political party or a foreign country. 2, 3. Receives any aid, financial or otherwise, from any government or a political party of a foreign country, or any portion of its funds from foreign national. ये जो आखिरी है ना, और any aid from a foreign national, इसका है मेन शोर शराब। जी जी। क्योंकि जहां तक ये है कि पीटीआई को किसी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने या मोदी गवर्नमेंट ने बनाया, ये गलत, या किसी अमेरिका की रिपब्लिकन या दूसरी पार्टी बनाया, ये भी गलत। ठीक है। ये भी इल्जाम नहीं है कि किसी अमेरिका की, हिंदुस्तान की या किसी और मुल्क की गवर्नमेंट ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फंड्स दिए, इसलिए ये तो इशू वैसे खत्म हो। ठीक है। अभी ये तो ऑप्शन है ही नहीं ना उसके अंदर, इस बात ही नहीं। दूसरा इसमें लॉ में ये है कि आप जब पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे, आप उसके फंड्स ले सकते हैं अपने मेंबर्स से, और डोनेशन की शक्ल में, चंदे की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, और उनसे भी ले सकते हैं जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी। अच्छा। ठीक है। और उसमें ये है कि अगर ये साबित हो जाए कि आपने अपने जो आपके मेंबर्स हैं या जो फॉरेन पाकिस्तानी, उनके अलावा किसी फॉरेनर से कोई पैसे ले लिए हैं, तो वो जब्त कर लेगा अगर ये इलेक्शन कमीशन में साबित हो जाता है इंक्वायरी के दौरान। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये भी सारे जो देखने वाले हैं वो जरा क्लियर हो जाए कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल भी नहीं है। और ये कितना शोर आप सुन रहे हैं कि जी ये तो 62(1)(f), जिसमें कि ये ऑनेस्ट अमीन नहीं है, राइटियस गेशियस नहीं है, इसलिए सारी उम्र के लिए नायल होगा, इस पे मेन जोर चल रहा है। और चूंकि उसके लिए 62(1)(f) के लिए एक कोर्ट की डिक्लेरेशन की जरूरत है। ठीक है। और कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, इसलिए कोई इसमें नहल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। इसमें सिर्फ ये है कि जितना ये है ममनुआ फंडिंग, ये फॉरेन एडेड, फॉरेन गवर्नमेंट एडेड, फॉरेन पॉलिटिकल पार्टीज एडेड फंडिंग नहीं, मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें, बिल्कुल अलग अलग चीजें। जो फंडिंग इनकी टोटल, मैंने फैसला पढ़ लिया है इलेक्शन कमीशन साहब का, उसने जो यूएई के ये नकवी साहब के या अमेरिका के या इंग्लैंड के या इसके कनाडा के जो इन्होंने कहा कि इनको हम नहीं मानते, ये गलत है, उसकी एक दलील पेश की है, सिर्फ एक। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो उन ममालिक के कवानीन हैं
वो ये फंड रेजिंग की इजाज़त नहीं देते। अभी सवाल ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का कानून लागू होना या पाकिस्तान में अमेरिका, कनाडा, यूएई का या इंग्लैंड का कानून लागू होना। तो पाकिस्तान का आइन बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान में वो कानून लागू होना है जो आईने पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई ऐसी लॉ की जजमेंट दे दी। ठीक है। अभी इसमें 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 189 हनीफ अब्बासी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें यही पॉइंट उन्होंने आके उठाया। तो फुल बेंच ने पैरा 38 में इस चीज़ को बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया। और ये जो मैंने आखिरी आपको डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि किसी इंडिविजुअल से भी लिया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही उड़ा दिया। उन्होंने कहा जब आप फंड लेने जाते आप किसी से भी ले आप मेंबर से भी ले सकते, आप अपने चाहने वाले से भी ले सकते, और चाहने वाला कोई भी हो सकता है। तो इसमें उन्होंने कहा जो इंटेंशन है लॉ की उसको देखना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन करते वक्त के मकसद क्या था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा आगे बाकी 39, 41 पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि इंटेंशन ये थी कि कोई पार्टी किसी बैरूनी मुल्क की आलाकार बन के इस मुल्क की तबाही का बास ना बने। ठीक है। अब आगे का वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, मैं सर यही चाहूंगी कि आगे का लायामल क्या हो सकता है, पीटीआई के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको वो यूज कर सकती है। देखिए पीटीआई के को तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। पीटीआई की क्योंकि शोर तो ये मचा हुआ है ना कि शायद नाअहल हो जाएंगे। नून लीग ये कह रहे कि अगर नवाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं ताहयात तो फिर इमरान खान को भी नाअहल होना चाहिए। आई एम सॉरी, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ना मैं पीटीआई हूँ ना मैं नून लीग हूँ। हम सिर्फ कानून के मुताबिक तो बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये जितनी बातें वो कर रहे हैं इसको गटमट करते हैं। ठीक है। तो इसको लोगों को ज़हनों को सिर्फ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का केस ही बिल्कुल मुख्तलिफ था। ठीक है। 5 जजों ने उसको सुना, सुप्रीम कोर्ट के जज, और उनको डिक्लेरेशन का राइट हासिल है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन दी कि 62(1)(f) की उसमें फॉल करते हैं, वो नैल हो। इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जब हनीफ अब्बासी गए तो उन्होंने ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं दी। उन्होंने डिक्लेरेशन की बात हो रही है, कल इलेक्शन कमीशन ने भी तो उनकी फॉर्म 1 जो है वो गलत बयानी करार दे दिया है। नहीं, मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है। अच्छा। ये डिक्लेरेशन कोर्ट ने देनी है। जब ये फेडरल गवर्नमेंट इस सारे पलंदे को, ये जितना बड़ा पलंदा है जिसमें लाखों पेपर्स हैं, ये फेडरल कैबिनेट इंशाल्लाह 6 महीने बैठे सुबह शाम और सारे एक एक पेपर को देखें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हनीफ अब्बासी केस में कि वो ऐसे देखेंगे जैसे कोर्ट देखती है, ऐसे नहीं देखेंगे जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने बैठ के देखना। लेकिन इसका फैसला जो है अब वफाकी हुकूमत करेगी। पहला फर्स्ट स्टेप। अच्छा। फर्स्ट स्टेप वफाकी हुकूमत जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर में या अभी पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2017 में, अब फेडरल गवर्नमेंट इस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ने किया है इसको उसकी तमाम शहादत के साथ एग्जामिन करेंगे। ओके। और इस एग्जामिनेशन पे मेरे ख्याल में 6 महीने से काम नहीं लग सकता। अच्छा। और मुल्क सारा छोड़ दे, इस सारे रिकॉर्ड को कैबिनेट देखती रहे सुबह शाम और मुल्क को या अल्लाह के हवाले कर दे या बाजवा साहब के या जिसके मर्जी कर दे। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि वो देख के जब वो समझे कि हाँ ये जो मैं पढ़ा है कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी ने दिए हैं, ये तो इल्जाम ही नहीं। जब तक ये इल्जाम नहीं होगा वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेज सकते। अच्छा, ठीक है। तो शर्त जो पहली है वो यही है कि फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी से पैसे, ना ये इल्जाम है, ना ये इंक्वायरी है, ना ये रिपोर्ट। ठीक है। जब ये इंक्वायरी नहीं, जब ये रिपोर्ट ही नहीं है,
और आप इसको देखें, जो इसका जो रेलेवेंट सेक्शन भी है ना, उसमें भी ये लिखा हुआ है, उसमें वो फॉरेन शख्स से पैसे लेना नहीं लिखा हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट तब रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट को जब ये साबित हो जाए कि फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वो पैसे चूंकि हैं। इसमें है ही नहीं, ये टोटल फैसले में, ठीक है। ना अकबर एस अहमद की शिकायत में, ना उनके वकील के आर्गुमेंट। इसलिए इस सारी बात पे आज मैं अपने मुल्क के लोगों को कहता हूँ, वो जिस पार्टी से भी तल्लुक़ रखते हैं, अगर पीटीआई वाले हैं तो वो अपना दुख खत्म कर दें कि पीटीआई को कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उसमें फॉल ही नहीं केस कर। और अगर आप मुस्लिम लीग वाले हैं तो मैं कहूँगा आपने जितनी खुशी मना ली है, इट इज़ एनफ। अभी आप बाकी काम अपने शुरू करें जिंदगी। लेकिन मुझे ये बताइए, इस पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट है कि सुप्रीम कोर्ट पर अगर ये वफाकी काबीना से पहले अगर वो कोई फैसला करते हैं, उससे पहले अगर पीटीआई वहां पर चैलेंज कर सकती है इस फैसले को? नहीं, पीटीआई बिल्कुल कर सकती है। अच्छा। पीटीआई पहले किसी हाई कोर्ट में जा सकती है। ठीक है। यदि ये जो इन्होंने अपने सारा ऑर्डर लिखा है, इस ऑर्डर को, एक तो उस ऑर्डर की मैं समझता हूँ जो एक उसकी गैर कानूनी बात है कि सारे का सारा ऑर्डर जो है एक लोकल कमीशन जिसको हम कहते हैं, ऑर्डर 26 है सिविल प्रोसीजर कोर्ट में। इन्होंने कहा जी हमने ये कुछ लोगों को ड्यूटी दे दी कि सारे कागजात को चेक करें। ये इलेक्शन कमिश्नर ने तो नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरों ने तो नहीं किया, ये उन लोगों की रिपोर्ट है जिनको इन्होंने कहा कि भी आप चेक कर लें। अब जब चेक जिन्होंने किए हैं उस पे एतराज़ात आ गए, ठीक है। तो ऑर्डर 26 सीपीसी कहता है कि अगर कमीशन, लोकल कमीशन जिससे इन्वेस्टिगेशन कोर्ट करवा रही, जैसे ये इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, उन पे अगर एतराज आ जाता है दूसरी पार्टी का, तो फिर वो जो है लोकल कमीशन वो एज ए गवाह पेश होगा, अपनी ऑन ओथ एविडेंस देगा, और जो जो एतराज़ात किए हैं उस पर पूरी बहस होगी। इस पे ये बाकायदा रिट में जा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार था उससे इसने एक्सीड कर दिया है, और जो इसकी फाइंडिंग्स हैं और जो मटीरियल है वो एक दूसरे से मिलता ही नहीं। और ये जब चले जाएंगे तो हो सकता है साल 2 साल हाईकोर्ट में लग जाए। तो पाकिस्तान में तो हर 10-15 दिन, महीने बाद यही नहीं पता चलता कि कैसे निज़ाम ने बदलना है। सूरत हाल जो है वो किस तरह बदलने वाली है, हर लम्हा सूरत हाल बदलती रहती है। तो आने वाले दिनों में भी देखते हैं जनाब कि इस केस का अब क्या बनता है, मजीद कितने साल लगते हैं इस केस को निपटाने के लिए। सैफुल मलूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए और कानूनी नुकात के हवाले से हमने बात की है। जनाब के ये जो ममनुआ फंडिंग केस है पीटीआई के हवाले से, उस पर क्या आगे जाके लाया अमल हो सकता है, पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की खातीन के हवाले से। तो जनाब पाकिस्तान की खातीन अब किसी से भी पीछे नहीं रही हैं, वो चाहे कोई भी मैदान हो, कोई भी कठिन या फिर मुश्किल हालात हों, उनका डटकर मुकाबला करती हैं और फिर डटकर मुकाबला करने के बाद अपना नाम बनाना शुरू कर देती हैं। और आज भी जनाब मैं एक ऐसी ही लड़की से आपकी, या ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिन्होंने पहले रॉक क्लाइंबिंग में अपना नाम बनाया, नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया। अब उनका जो अगला हदफ है वो है दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करना और K2 बेस कैंप पर जाना।
तो जनाब इसमें स्पेशलिटी उनकी ये है कि ये सिर्फ 5 लड़कियों का ग्रुप है जिन्होंने ये इरादा बांधा है कि हम लोग K2 बेस कैंप तक पहुंचेंगे। तो ये किस तरह की जर्नी है और क्या क्या इसमें उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इस पर आज हम बात करेंगे। इकरा जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के थ्रू, उनसे बात करते हैं। इकरा, वेलकम कहती हूँ आपको जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इकरा, सबसे पहले तो गोल्ड आपने लिया है, नेशनल चैंपियन आप बन चुकी हैं रॉक क्लाइंबिंग में, उस पे बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। दूसरा, ये जो नई आपने इरादा बांधा है कि आपने K2 बेस कैंप तक जाना है, वो भी सिर्फ 5 लड़कियों का ग्रुप है या इससे ज्यादा भी है? नहीं, फिलहाल अभी हम सिर्फ 5 ही हैं। अगर हमें कोई और ज्वाइन करना चाहे तो व्हाई नॉट। तो इकरा, कैसे इरादा कैसे बांधा कि अच्छा मैंने रॉक क्लाइंबिंग कर ली है, अब मैंने जाना है K2 माउंटेनियरिंग करने जाना है? बस हमारा जो बेसिकली ग्रुप है, हम सब रॉक और वॉल क्लाइंबर्स हैं। अपनी तवज्जो रॉक और वॉल क्लाइंबिंग के साथ साथ अब हम माउंटेनियरिंग की तरफ लाना चाहते हैं, जिसके लिए अभी हम सिर्फ K2 बेस कैंप तक जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल कुछ बड़ा भी करेंगे। तो ये सिर्फ खाली लड़कियां जा रही हैं, कोई मर्द नहीं है इसके अंदर? नहीं, अब हमारा जो मेन ग्रुप है वो लड़कियों का ही है। हमारी कोशिश ये होगी कि हर किस्म की डीलिंग हम खुद करें। अच्छा। लेकिन बैकअप पे हमारे साथ हमारे क्लब के मेंटोर्स हैं, हमारे कोच हैं, वो हमारे साथ जाएंगे। लेकिन जो हमारा इनिशियली जो हमारा है वो यही है कि सारी डीलिंग, जैसे कि वहां जाके पोर्टर से जीप वगैरह बुक करनी होती है, आगे ट्रैकिंग, और इवन यहाँ पे अभी इस्लामाबाद में हम अपनी ट्रेनिंग खुद कर रहे हैं। सब अपने आप को खुद रेडी कर रहे हैं, अपनी किट्स इकट्ठी करनी, हर चीज हम खुद कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि कौन कौन से एज ग्रुप की लड़कियां हैं जो आपके साथ इकरा जा रही हैं? हमारा एज ग्रुप वैसे तो 20-25 तक ही है मोस्टली, लेकिन हमारी जो एक्सपेडिशन डॉक्टर हैं वो हमारे साथ जा रही हैं, वो 30+ हैं। अच्छा, तो ये आपको तो इसका शौक था, लेकिन बाकी जो लड़कियां आपके साथ जा रही हैं वो भी ये शौक अपने अंदर रखती हैं? बिल्कुल, हाँ जी। जो बाकी लड़कियां हमारे साथ जा रही हैं सभी ऑलमोस्ट रॉक वॉल क्लाइंबर्स हैं, एथलीट्स हैं, और हम सब मिल के इसीलिए जा रहे हैं कि अब हम रॉक वॉल क्लाइंबिंग के साथ साथ माउंटेनियरिंग को भी प्रोफेशनली परस्यू कर सकें। ठीक है, मतलब ऑलरेडी एक चीज आप लोगों ने परस्यू कर ली है प्रोफेशनली, अब दूसरी चीज को भी आप लोग देखना चाह रहे हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह। ठीक, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? रॉक क्लाइंबिंग से तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना? बिल्कुल, रॉक क्लाइंबिंग से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है ट्रैकिंग इंक्लूडेड है, जो आपकी मतलब वॉक वगैरह है। इसके लिए ये है कि हम अभी अपने आप को पिछले कुछ मंथ से ट्रेन कर रहे हैं फिजिकली। हम वॉक कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा डेली, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, और कभी कभी हम रॉक और वॉल क्लाइंबिंग पे भी जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, ताकि हमारे मसल्स जो हैं इस तरह से बिल्ड हो जाएं कि हमें कोई वहां पे जाके मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक, लेकिन मुझे बताइए कि क्या क्या उस उधर जाने के लिए कोई तो गाइडलाइंस आपको मिली होंगी इकरा, कि आप लोगों ने ये चीजें साथ रखनी है, इस तरह के गैजेट्स होने चाहिए आपके पास, इस तरह के गियर्स होने चाहिए आपके पास? अच्छा, जो K2 बेस कैंप तक जाने की किट होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपके पास गर्म चीजें हो। उसमें हमारी जैकेट्स आ जाती हैं, इनर थर्मल आ जाता है, फिर हमारा स्लीपिंग बैग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है, क्योंकि अगर आप सही से सोएंगे नहीं तो अगले दिन आप उस तरह मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे कि आप दोबारा से ट्रैक कर सकें। फिर शूज के ऊपर स्नो ग्रिपर्स लगाने होते हैं, क्रैम्पॉन्स लगाने होते हैं। इसके अलावा जैसे इंशाल्लाह हमारा वापसी का प्लान है कि हम गोंडोबोरो ला से आए, तो वहां पे रोप फिक्स करके आपको वो पास क्रॉस करना होता है। उसके लिए हमें हार्नेस वगैरह चाहिए, रोप चाहिए, कैराबाइनर चाहिए। फिर अगर कहीं फंस जाए तो हमारे पास आइस एक्स होनी चाहिए, कि मतलब हम बर्फ को खोद के अपने लिए कुछ, जैसे वैसे तो ये मोस्टली हाई एल्टीट्यूड में होता है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कि फंस जाए तो आपने अपने लिए खुद ही इग्लू बना के उसी में अगर रात भी गुजारनी पड़े तो गुजार लेते हैं। तो ये कितने दिन का सफर है इकरा? टूर कितने दिन का है? हमारा तकरीबन 14 डेज की ट्रैकिंग होगी। इसमें K2 बेस कैंप तक जाना और वापस आना दोनों इंक्लूडेड है। तो पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट है, उन्होंने इजीली इजाजत दे दी? क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा सा डर रहे होते हैं ना कि खाली अकेली लड़कियां जा रही हैं, या अभी आपकी इतनी एज भी नहीं है और पहली दफा आप इस तरह के टूर पे जा रहे हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है हमें। जाहिर है उनको एक सेफ्टी कंसर्न तो होता ही है, लेकिन वो ये सब चीजें देख के हमें अलाउ कर देते हैं, क्योंकि इन दी एंड हम कुछ करने ही जा रहे हैं।
अच्छा, सेफ्टी कंसर्न जैसे आपने बोला, तो वहां पर जाने के लिए सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या क्या लेने पड़ते हैं इकरा? देखिए, मेन सेफ्टी मेजरमेंट्स, क्योंकि हम पूरा एक गर्ल्स के ग्रुप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी एक सिक्योरिटी का होता ही है थोड़ा सा। फिर इसके अलावा आगे अगर आप ट्रैक पे देखिए तो ये जो ज्यादा इसका है ना, जो ट्रैकिंग है वो एक ग्लेशियर के ऊपर है, उसको बॉल तोरो कहते हैं। तो इसमें अब ग्लेशियर्स में ये होता है कि कहीं से अगर ग्लेशियर टूटा हुआ है तो अल्लाह ना करे आप गिर सकते हैं, कहीं बर्फ में आपका पैर फंस गया, कुछ हो गया, तो ये चीजें सब देखनी होती हैं। और इसके लिए अपने आप को हमने ट्रेन भी किया हुआ है कि हमें पता है कि किस तरह से चलना है, पैर किस डायरेक्शन में कहाँ पे रखना है, देख के रखना है। फिर हमारी एक हाइकिंग स्टिक होती है जो हमारे हाथ में होती है, जो हमें हर जगह पे हेल्प करती है। हम उससे मतलब डाल के देख सकते हैं कि ये कितना डीप है, इधर हम अपना पैर रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो ये सारे मेजरमेंट्स हैं जो आप लोगों को गाइडलाइन में बताए जाते हैं कि आप लोगों ने ये चीजें करनी है। हाँ जी। और ये ट्रेनिंग में भी आपको बताई जा रही हैं चीजें सारी? बिल्कुल। हम ट्रेनिंग के लिए द K2 बेस कैंप जाने से पहले हमने और भी ट्रैक्स किए हैं। अभी रिसेंटली हम रत्ती गली कश्मीर का ट्रैक करके वापस आए हैं। वो भी एक काफी टफ ट्रैक है। और जिस दिन हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे भी रत्ती गली के जो ट्रैक में है उधर भी काफी सारे ग्लेशियर्स हैं, उस पे जाके अपना पैर कैसे फिक्स करना है, ये सब चीजें हमने सीखी हैं। अच्छा, ये K2 बेस कैंप तक पहुंचने के लिए कितना लंबा ट्रैक है, और ये क्या कॉन्टिन्यूसली आप लोग ट्रैकिंग करेंगे इकरा? K2 बेस कैंप तक पहुंचने के लिए तकरीबन 6 से 7 दिन लग जाते हैं और डेली 8 से 10 घंटे की वॉक है। ये है कि हम सुबह अर्ली निकलेंगे और शाम में पहुंच के जहाँ पे भी मतलब डिफरेंट कैंप्स वहाँ पे होते हैं, जैसे मेन जगह है पायू, अर्दुकास, फिर बोरो 2, फिर इसी तरह हम K2 कॉन्कोर्डिया में भी कैंप करेंगे, फिर हम K2 बेस कैंप आगे। डेली तकरीबन हमारी 8 से 10 घंटे की वॉक है। ये करके हम रात को कैंप किया करेंगे। ठीक है। अच्छा इकरा, आपने रॉक क्लाइंबिंग भी की है, वॉल क्लाइंबिंग, और अब माउंटेनरिंग की तरफ आप जा रही हैं, तो किसको आप इन फ्यूचर ज्यादातर परस्यू करेंगी, रॉक क्लाइंबिंग को या फिर माउंटेनरिंग को? मैं माउंटेनियरिंग को करना चाहूंगी, लेकिन ये है कि रॉक वॉल क्लाइंबिंग छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, मतलब साथ साथ लेके चलेंगी दोनों को? बिल्कुल साथ साथ लेके चलूंगी इंशाल्लाह। हमारा प्लान है कि अगले साल हम कोई 7000 मीटर्स की पीक पे जाएं, इसीलिए अभी से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। हम K2 बेस कैंप जा रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट ट्रैक्स, K2 बेस कैंप टफेस्ट ट्रैक कहा जाता है, इसीलिए हम इससे स्टार्ट करें ताकि आगे आने वाली चीजें हमें आसान लगें। चले इंशाल्लाह, और आपका ये जो सफर है ये आसान रहे और आप सही सलामत वापस आए, हमारी यही दुआ है। इकरा जलानी हमारे साथ मौजूद थी। इकरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर दिस जर्नी। और जनाब, ये पाकिस्तान का साहसा है, पाकिस्तान का टैलेंट है, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं जागो लाहौर के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि आप तक इनकी आवाज़, इनकी जो टैलेंट है वो पहुंचाया जा सके। और अगर आप लोग भी जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों में भी इस तरह का कोई भी टैलेंट है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, आप लोग हमसे फेसबुक के थ्रू, हमारा जो पेज है जागो लाहौर का, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे राब्ता करें, हमें अपनी CV भेजें और हम आपको अपने जागो लाहौर के प्लेटफॉर्म पर मदऊ करेंगे। जनाब, आपने मुझे इजाजत देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।